बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास रीकैप वीडियो जिसमें शामिल हैं मजेदार, रोमांचक और सीख देने वाली कहानियां। एक प्यासे कौए की ऐसी कहानी जिसने सबको चौंका दिया। क्या आप जानना चाहोगे उसने क्या किया? तो आइए शुरू करते हैं आज की मजेदार और सीख देने वाली कहानी। सर्दियों की वो सुबह गांव में हल्का कोहरा फैला हुआ था, जैसे धुंध की सफेद चादर हर तरफ बिछी हो। ठंडी हवा बिल्कुल धीरे धीरे बह रही थी। इस सुखद ठंड में आरव देर तक कंबल में लिपटा रहा। उसकी नाक ठंडी थी लेकिन दिल गर्म। आज सुबह उसे जल्दी उठना था क्योंकि आज स्कूल में स्टोरी टेलिंग डे था। आरव धीरे धीरे बिस्तर से उठा। कमरा ठंडा था। उसने कंबल कसकर ओढ़ा। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी उठो बेटा, स्कूल का समय हो गया। उसने गर्म ऊनी स्वेटर पहना, टोपी लगाई, जूते कसकर पहने और बैग उठाया। आज सिर्फ स्कूल नहीं जाना था, आज कहानी में डूबना था। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। आरव दरवाजे पर गया। बाहर मीरा खड़ी थी। उसके सिर पर ऊनी कैप, कंधों पर गुलाबी स्वेटर और चेहरा ठंड से लाल, लेकिन आंखों में उत्साह। मीरा बोली, चलो ना, आज मैडम कहानी सुनाएंगी। दोनों साथ निकल पड़े और दोनों धीरे धीरे ठंडी गलियों से स्कूल की ओर चलने लगे। रास्ते में छोटू हाथी सुबह की धूप खोजता हुआ यहां वहां घूम रहा था। उसके कान लाल थे। उसके सिर पर ओस जमी थी। उसे देखते ही आरव मुस्कुराया। मीरा बोली, आ जा तू भी। छोटू हाथी उछल पड़ा और दोनों बच्चों के साथ धीरे धीरे चलने लगा। उसकी छोटी सूड़ ठंडी हवा काटती हुई हिल रही थी। तीनों को पता था आज एक सुंदर कहानी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। स्कूल पहुंचकर उनकी ठंड थोड़ी कम हुई। बच्चों की बातें, सुबह की घंटी, पत्तों की सरसराहट, सब मिलकर एक प्यारा संगीत बना रहे थे। कक्षा के दरवाजे तक पहुंचकर आरव और मीरा ने हल्की सांस ली। उन्होंने अपनी सीट ली। छोटू हाथी भी ठीक से बैठा और इंतजार शुरू हुआ। मैडम क्लास में आई। उनका चेहरा शांत, आवाज मधुर और आंखों में कोमलता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक प्यासे कौए की। कक्षा में हल्की उत्तेजना हुई। बच्चों ने ध्यान जमाया। छोटू हाथी धीरे से सीधा बैठ गया। मीरा ने टेबल पर हाथ मोड़ा। आरव ने गहरी सांस ली। मैडम बोली, ये बहुत पुरानी बात है। और कहानी की दुनिया धीरे धीरे खुलने लगी। मैडम की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। कमरे का शोर धुंधला होने लगा और सबके मन में धीरे धीरे कहानी की दुनिया उभरने लगी। नया मौसम, नया आसमान, नई जगह। अब कहानी की दुनिया पूरी तरह सामने है। धूप तेज है, आसमान साफ है, बादल कहीं दूर दूर हैं, जमीन पर गर्मी फैल चुकी है, खेतों की मिट्टी सूखी दिख रही है, पेड़ों की पत्तियां हल्की सी झुकी हुई हैं। दूर कहीं एक अकेला कौआ उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके पंख थके हुए हैं, सांस थोड़ी भारी है। वो आसमान में चक्कर काटता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो बहुत बहुत प्यासा है। कई घंटों से वो पानी खोज रहा है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। कभी वो खेतों के ऊपर से उड़ता, कभी गांव की तरफ देखता, कभी पेड़ों पर बैठता। कहीं तो पानी होगा, जैसे उसके मन में यही एक सोच चल रही थी। कौआ सबसे पहले एक छोटे से खेत की तरफ गया। एक समय वहां छोटी नहर में पानी बहता था, लेकिन अब नहर सूख चुकी थी। कौआ नीचे उतरा, जमीन के पास उड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने दूर एक कुआं देखा। वो जल्दी जल्दी कुएं की तरफ उड़ा। कुएं के किनारे पर बैठकर उसने अंदर झांका। कुआं बहुत गहरा था और अंदर बस अंधेरा और थोड़ी नमी थी। पानी इतना नीचे था कि वहां तक उसकी चोंच बिल्कुल नहीं पहुंच सकती थी। उसने हल्की सी कराह जैसी आवाज निकाली और फिर उड़ गया। अब वो और थक चुका था, लेकिन उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और दोबारा उड़ान भरी, जैसे खुद से कह रहा हो, हार नहीं मानूंगा। कुछ देर बाद उसे दूर एक छोटी पगडंडी दिखाई दी जो खेतों से होकर गुजरती थी। उसने सोचा, शायद रास्ते में कहीं पानी मिल जाए। वो उस दिशा में उड़ चला। अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, एक पुराना मिट्टी का घड़ा। घड़ा छोटा सा एक पेड़ के नीचे रखा था, आधा धूल में सना हुआ, लेकिन ऊपर से खुला। कौवे की आंखों में एक चमक सी आ गई। शायद
पानी। वो तेजी से नीचे आया और घड़े के किनारे पर बैठ गया। कौए ने जल्दी से घड़े के अंदर झांका। हाँ, अंदर थोड़ा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। घड़े की दीवारें ऊंची थीं और पानी नीचे, इतना नीचे कि चोंच वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। कौए ने अपनी गर्दन जितनी हो सके नीचे की ओर बढ़ाई। वो थोड़ा सा झुका, फिर और झुका, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसे डर था कि कहीं वो घड़े के अंदर गिर ही ना जाए। उसने तुरंत चोंच वापस खींची और घड़े के किनारे पर फिर से स्थिर होकर बैठ गया। अब उसके दिल में थोड़ी निराशा थी। पानी तो है, पर मैं पी कैसे सकता हूं? उसने आसमान की तरफ देखा, फिर वापस घड़े की तरफ। हवा एकदम गर्म थी, उसका गला सूख चुका था। कौआ थोड़ी देर घड़े के किनारे पर बैठा रहा। उसे बहुत प्यास लगी थी, इतनी कि वो आसानी से हार मान सकता था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक छोटी सी चमक थी। वो धीरे धीरे घड़े के मुहाने पर घूमने लगा। एक तरफ घड़े के आसपास सूखी मिट्टी थी, दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे पेड़ थे और घड़े के ठीक पास कुछ छोटे छोटे कंकड़ पड़े दिखाई देते थे। कौए ने उन्हें देखा, जैसे दिमाग में धीरे धीरे कोई सोच बन रही हो। कौए ने सिर टेढ़ा किया। वो अब सोच रहा था कुछ विशेष। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। कौआ बिल्कुल चुपचाप घड़े के ऊपर बैठा था, पर उसके दिमाग के अंदर एक विचार जग चुका था। उसने धीरे से घड़े के अंदर फिर से झांका। पानी था, पर नीचे। फिर उसने कंकड़ों की तरफ देखा। उसने जैसे अपने आप से कहा, अगर मैं पानी के पास नहीं जा सकता, तो क्या मैं पानी को ऊपर ला सकता हूं? उसने अपने पंख थोड़े फैलाए, एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। कौवा घड़े से उतरकर कंकड़ों के पास आया। उसने एक छोटा सा कंकड़ चुना, चोंच से उसे पकड़कर धीरे धीरे वापस घड़े के पास आया। घड़े के किनारे पर फिर से बैठा। बहुत ध्यान से उसने कंकड़ को घड़े के मुहाने के ऊपर लाया और छोड़ दिया। टक! कंकड़ घड़े के भीतर गिरा और हल्की सी आवाज आई। कौए ने तुरंत अंदर झांका। पानी थोड़ा सा हिला हुआ दिखा। ज्यादा ऊपर नहीं आया था, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा भरोसा जागा। उसने सोचा, अगर एक कंकड़ से इतना फर्क पड़ा, तो कई कंकड़ों से बहुत फर्क पड़ सकता है। और उसकी आंखों में नई चमक लौट आई। कहानी का असल जादू अब शुरू होने वाला था। अब कौआ रुका नहीं। उसने दूसरा कंकड़ उठाया और घड़े में डाला। टक! फिर तीसरा। टक! और फिर चौथा। हर पत्थर के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे, लेकिन लगातार। हवा गर्म थी, धूप तेज थी, लेकिन कौआ थकते हुए भी रुक नहीं रहा था। उसकी उम्मीद और बड़ा रूप ले रही थी। दोपहर और तेज होती जा रही थी। जमीन गर्म होने लगी थी। पेड़ की छाया छोटी हो रही थी, लेकिन कौआ एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डालता रहा। उसकी चोंच कभी थक जाती, कभी सांस भारी हो जाती, कभी पंख नीचे झुक जाते, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर चढ़ता गया। एक बार कौआ रुका। उसने सोचा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? फिर उसने सोचा, अगर मैंने इतनी दूर उड़कर यह घड़ा ढूंढ लिया, तो मैं पानी भी ऊपर ला सकता हूं। एक नई शक्ति उसके दिल में उभरी। अब कंकड़ों की ढेरी कम होने लगी थी। कौए ने बचे हुए कंकड़ों पर नजर डाली। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। एक एक कर उसने सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए। धीरे धीरे लंबे समय बाद पानी ऊपर आने लगा। कौए ने अंदर झांक कर देखा, पानी अब पहुंच के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें चमक उठी। अंत में पानी इतना ऊपर आ गया कि कौआ आसानी से अपनी चोंच वहां पहुंचा सके। हवा हल्की चली, पानी चमका। उसने गहरी सांस ली और झुककर धीरे से पानी पिया। एक घूंट, दूसरा घूंट, तीसरा घूंट। उसने लंबी राहत महसूस की। जैसे ही उसने पानी पिया, उसके पंखों में जान लौट आई। सूरज अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। जमीन उतनी गर्म नहीं लग रही थी। उसने खुद से सोचा, अगर दिमाग से काम करो तो दुनिया आसान हो जाती है। कौआ अब बहुत शांत था। वो घड़े के किनारे बैठा, हल्की हवा में पंख सुखाता रहा। उसने आकाश की तरफ देखा। सब कुछ और सुंदर लगने लगा था। कभी कभी सबसे बड़ा जादू मेहनत और सोच मिलकर करते हैं। पानी पीने के बाद कौआ कुछ देर शांति से बैठा रहा। धूप अब भी थी, गर्मी अब भी थी, लेकिन उसके मन में सुकून का समंदर था। उसने महसूस किया, मुश्किलें आएंगी, पर धैर्य और बुद्धि हमेशा रास्ता दिखाती हैं। कुछ पल बाद
कौआ ने पंख फैलाए और धीरे से उड़ान भरी। असल कहानी यहीं पूरी होती है। धीरे धीरे आवाज बदलती है, कौए की दुनिया धीरे धीरे धुंधली होती है और बच्चे फिर से दिखाई देते हैं कक्षा में। मैडम अभी भी मुस्कुराकर बच्चों की ओर देख रही थी। कमरा बहुत शांत था। मीरा ने हल्की आवाज में कहा, मैडम, कौआ हार नहीं माना। आरव ने सिर हिलाया, उसने दिमाग से काम किया। क्लास में कुछ सेकंड और खामोशी रही, जैसे हर बच्चा कहानी को अपने मन में धीरे धीरे समझ रहा था। मैडम ने समझाते हुए कहा, इस कहानी में जादू नहीं है, मेहनत है। इसमें चमत्कार नहीं है, धैर्य है। और इसमें सबसे बड़ी चीज सोच है। स्कूल के बाद आरव, मीरा और छोटू हाथी घर लौट रहे थे। आरव बोला, समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसका हल होता जरूर है। मीरा मुस्कुराई। छोटू हाथी ने हवा में सूंड घुमाई और तीनों खुश होकर घर चल दिए। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन पूरा गांव, जी हाँ, पूरा गांव मटर के दाने जितना छोटा हो जाए तो क्या होगा? और सोचो, अगर चूहे, चींटियां और चिड़ियां तुमसे भी कई गुना बड़े हो जाएं तो? और हाँ, एक मजेदार सवाल, अगर तुम छोटे हो जाओ तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन बनेगा? एक चींटी या फिर उड़ती हुई मच्छर? सोचो सोचो, जवाब कहानी के अंत में बताऊंगा। सूरज अभी अभी उगा था। आरव अपनी पीली टी शर्ट में भागता हुआ चिल्लाया, मीरा, छोटू हाथी, आज हम मैदान में नया खेल खेलेंगे। मीरा बोलती है, हाँ, आज मैं सबसे ज्यादा दौड़ने वाली हूं। छोटू हाथी तो हमेशा की तरह सबसे खुश था, लेकिन बच्चों, उन्हें नहीं पता था कि आज गांव में जादू होने वाला है। खेलते खेलते गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास तीनों पहुंचे। वहां मिट्टी में कुछ चमक रहा था, हल्की सुनहरी रोशनी के साथ। मीरा बोली, अरे, ये क्या है, इतना चमक रहा है? आरव कहता है, लगता है कोई जादुई चीज है। छू कर देखते हैं। छोटू हाथी आगे बढ़ता है, अपनी छोटी सूंड से चमकती धूल को सूंघता है और वो जोर से छींकता है। जैसे ही छोटू हाथी छींकता है, जादुई पाउडर हवा में उड़ता है और पूरे गांव में फैल जाता है। बस फिर क्या, पूरे गांव में एक अजीब सी चमक फैल गई। आप नहीं मानेंगे, बस कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला था। आरव ने अचानक देखा, मीरा छोटी हो रही है। आरव घबराकर बोला, मीरा, तुम तुम कुट्टू जितनी छोटी हो गई। मीरा बोली, अरे, तुम भी तो छोटे हो गए हो। बच्चों, एक पल में पूरा गांव मटर के दाने से भी छोटा हो गया। और सबसे मजेदार बात, छोटू हाथी भी छोटा हो गया था, पर फिर भी सबसे बड़ा वही था। अब छोटू हाथी अपने दोस्तों से 3 गुना बड़ा दिख रहा था। लेकिन असली समस्या सामने आने वाली थी, क्योंकि अब छोटी सी चीजें भी पहाड़ जैसी दिख रही थी। मीरा ने नीचे देखा, जमीन पर पड़े चावल के दाने अब उन्हें बड़े बड़े सफेद पत्थरों जैसे लग रहे थे। मीरा हैरानी से बोली, अरे आरव, ये चावल के दाने नहीं, ये तो चावल के पहाड़ हैं। आरव हंसते हुए बोला, और ये देखो, ये दाल का दाना फुटबॉल जैसा। छोटू हाथी उछलकर दाल के दाने को सिर से मारता है। दाना लुढ़कता है। तीनों दानों के बीच से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़े। हर कदम पर उन्हें लगता था जैसे वे किसी नई दुनिया में चल रहे हों। लेकिन तभी घास के पीछे से एक बहुत बड़ा साया हिला। साया धीरे धीरे पास आया और जब वो सामने आया तो बच्चों की आंखें गोल हो गईं। एक बहुत बड़ी चींटी। यह चींटी बहुत साधारण थी, पर उनके लिए यह बहुत बड़ी है। आरव डरकर बोला, अ, अरे, ये चींटी है या हाथी? मीरा फुसफुसाकर बोली, ये तो हमें बिस्कुट समझकर उठा न ले। चींटी डरावनी नहीं थी, वो बस अपनी दुनिया में चली जा रही थी। पर अब वो तीनों के लिए किसी जंगल के जानवर जैसी लग रही थी। छोटू हाथी उसे बहुत प्यार से वहां से भगाने का प्रयास करता है। चींटी मुड़कर चली जाती है। लेकिन अब उन्हें गांव वापस जाकर इस जादू का इलाज ढूंढना था। गांव वापस पहुंचते पहुंचते एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। मीरा हैरानी से बोली, ये घड़ा तो आसमान को छू रहा है। आरव सोचकर बोला, हम इसे कैसे पार करेंगे? घड़े के पास गिरा एक छोटा चम्मच अब उनके लिए लंबी सीढ़ी जैसा लग रहा था। वह तीनों उस चम्मच को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके घड़े से आगे निकल पाए। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें उस जादुई पाउडर को ढूंढना था,
जिसने सबको छोटा कर दिया था। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, वही सुनहरी चमक अब भी मिट्टी में पड़ी हुई थी। मीरा उम्मीद में बोली, क्या हम इसे इकट्ठा करके उल्टा जादू कर सकते हैं? आरव उत्साहित होकर बोला, हाँ, अगर छोटू हाथी अपनी सूंड से इसे ऊपर उड़ाए। छोटू हाथी उस धूल को बहुत आराम से अपनी सूंड के अंदर लेता है और हल्के से हवा में फूंक मारता है। सुनहरी धूल आसमान में फैल गई और पूरे गांव पर बरसने लगी। धीरे धीरे सबकी साइज वापस आने लगी। मीरा खुशी से बोली, मैं फिर से बड़ी हो रही हूं। छोटू हाथी भी अपनी नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने राहत की सांस ली। आरव बोला, अरे, याद है शुरू में पूछा था, अगर तुम छोटे हो जाओ तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन बनेगा? मीरा हंसकर बोली, जवाब है चींटी और मच्छर दोनों, क्योंकि एक तुम्हें उठा ले जाएगा और दूसरा तुम्हें उड़ा कर ले जाएगा। और बच्चों, इस दिन ने आरव, मीरा और छोटू हाथी को एक बात सिखाई कि दुनिया बड़ी हो या छोटी, अगर दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चलो, अब अगली जादुई कहानी में मिलेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन आपकी अपनी परछाई आपसे नाराज हो जाए तो? अगर वो आपके पीछे चलने के बजाय आपके सामने खड़ी होकर बोले, अब बस, आज मेरी सुनो। और सोचो, अगर सारी परछाइयां अचानक बोलने लगें, झगड़ने लगें और अपने मालिकों को आदेश देने लगें, तो उस दिन क्या होगा? और हाँ, एक मजेदार सवाल, अगर आपकी परछाई आपसे गुस्सा हो जाए तो वो सबसे पहले आपकी कौन सी चीज आपसे छुपा देगी? सोचो सोचो, जवाब कहानी के अंत में बताऊंगा। गांव में सुबह की ताजी धूप धीरे धीरे फैल रही थी। आरव खेत की पगडंडी पर दौड़ता हुआ आया और खुश होकर चिल्लाया, मीरा, छोटू हाथी, चलो बाहर खेलते हैं। मीरा मुस्कुराकर बोली, हाँ चलो, आज तो मजा ही मजा है। छोटू हाथी ने खुश होकर कहा, मैं भी तैयार हूं। तीनों दोस्तों को नहीं पता था कि आज का दिन सामान्य नहीं, बहुत ही अजीब होने वाला है। वे तीनों गांव के चौक में पहुंचे। धूप तेज थी और हर किसी की परछाई जमीन पर एकदम साफ दिख रही थी। मीरा ने मजाक में कहा, अरे, मेरी परछाई कितनी लंबी लग रही है आज। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। मीरा की ही परछाई खिसक कर बगल में खड़ी हो गई। न मीरा के साथ, न मीरा के पीछे, अलग। मीरा डरकर बोली, ये कैसे हिल गई? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, परछाई ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, मैं हिल सकती हूं और आज मैं अपनी बात कहूंगी। आरव और छोटू हाथी हक्का बक्का रह गए। बच्चों, आपको यकीन नहीं होगा, अब सिर्फ मीरा की परछाई नहीं, पूरे गांव की परछाइयां अपने मालिकों से बात करने लगी थीं। आरव की परछाई भी धीमी लेकिन गुस्सैल आवाज में बोली, आरव, तुम मुझे हमेशा धूप में घसीटते रहते हो, कभी आराम नहीं मिलता। आरव चौंक कर बोला, अरे, ये बोल कैसे रही है? छोटू हाथी की परछाई भी मुंह फुलाकर बोली, तुम रोज उछल कूद करते रहते हो, मेरी कमर दुखती है। छोटू हाथी ने आश्चर्य से अपनी सूंड टेढ़ी करके कहा, ये क्या हो रहा है? तीनों बच्चों को अब एहसास हुआ, आज किसी जादू की वजह से परछाइयां नाराज हैं। वे तीनों चौक के बीच खड़े थे और सारे गांव की परछाइयां अपने अपने मालिकों से झगड़ रही थीं। तुम बहुत भागते हो, तुम मुझे छोटा दिखाते हो, मैं तुम्हारे जैसी नहीं दिखना चाहती, मुझे भी चप्पल दिलाओ। ये दृश्य डरावना कम और मजेदार ज्यादा था। लेकिन बच्चों, अब असली समस्या शुरू होने वाली थी। मीरा की परछाई हाथ बांधकर बोली, मीरा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, पर मेरी कभी नहीं सुनती। मीरा ने हैरानी से कहा, अरे, परछाई की भी कोई जरूरत होती है क्या? प्रश्न सुनकर उसकी परछाई और गुस्सा हो गई। बस, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। और वो परछाई मीरा से दूर जाकर दूसरी दीवार पर चढ़ गई। आरव की परछाई बोली, तुम हमेशा तेज दौड़ते हो, मैं थक जाती हूं। आरव बोला, तो क्या करूं? परछाई बोली, माफी मांगो। आरव को पहली बार अपनी ही परछाई से माफी मांगनी पड़ी। छोटू हाथी की परछाई टेढ़ी होकर बोली, तुम रोज इतना खाते हो कि मैं गोल हो जाती हूँ, मुझे फिट रखना चाहिए। तीनों दोस्त अपनी अपनी परछाइयों के रवैये से हैरान भी थे और थोड़ा हंस भी रहे थे। लेकिन तभी गांव की सभी परछाइयां एक साथ बोलने लगीं, हमारी बात सुनो, हम भी तुम्हारी तरह दोस्त हैं, हमारी भी भावनाएं होती हैं।
पूरा गांव परछाइयों की आवाज से गूंज गया। अगर समय पर कुछ न किया गया तो परछाइयां शायद अपने मालिकों को छोड़कर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। आरव बोला, मीरा, छोटू हाथी, हमें इनकी नाराजगी दूर करनी है। मीरा ने सोचा और धीरे से कहा, शायद इन्हें प्यार चाहिए, थोड़ी दया, थोड़ी मिठास। छोटू हाथी ने धीरे से कहा, चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले तीनों बच्चों ने अपनी अपनी परछाइयों से धीरे से कहा, हमारी गलती थी, हम तुम्हें हमेशा मानेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जैसे जैसे बच्चे प्यार से बात कर रहे थे, परछाइयों के चेहरे नरम होने लगे। मीरा ने जमीन पर बैठकर अपनी परछाई के ऊपर हल्का सा हाथ फेरा और बोली, तुम मेरी सबसे पहली दोस्त हो। उसकी परछाई धीरे धीरे पास खिसककर वापस मीरा के पैरों के पास आ गई। आरव ने अपनी परछाई से कहा, अब मैं धीरे चलूंगा और तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। उसकी परछाई थोड़ी शर्मा गई और चुपचाप उसे ज्वाइन कर ली। छोटू हाथी ने अपनी परछाई से कहा, मैं कम खाऊंगा, वादा। उसकी परछाई हंसकर बोली, ठीक है। लेकिन तभी गांव के बीच में सबसे बड़ी परछाई, बरगद के पेड़ की परछाई, गुस्से से गरजी, सिर्फ तुम तीनों की माफी काफी नहीं, पूरा गांव एक दूसरे के प्रति दया और प्यार दिखाएगा, तभी जादू टूटेगा। सभी गांव वाले डर गए, लेकिन मीरा ने हिम्मत जुटाई और बोली, हम सब मिलकर शांत और दयालु रहेंगे, यही तुम्हें चाहिए ना। बरगद की परछाई धीरे धीरे शांत हो गई। अब सवाल था, जादू टूटेगा कैसे। अचानक सूरज की रोशनी थोड़ी तेज हुई और परछाइयां धीरे धीरे अपने मालिकों की ओर लौटने लगी। हर परछाई अपने मालिक के ठीक पीछे वापस आकर खड़ी हो गई और एक हल्की सी चमक के साथ पूरा जादू खत्म हो गया। मीरा खुशी में बोली, वो देखो, सब पहले जैसा हो गया। आरव ने राहत में कहा, अच्छा हुआ, वरना परछाई के बिना कैसा लगता। छोटू हाथी ने खुश होकर कहा, सब ठीक हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब हंसने लगे। सबने अपनी परछाइयों को धीमी धूप में देखकर एक नई इज्जत महसूस की। अब बताओ बच्चों, शुरू में पूछा था ना, अगर परछाई गुस्सा हो जाए तो सबसे पहले क्या छुपाएगी? जवाब है, आपकी मुस्कान। क्योंकि जब आप अच्छा व्यवहार करते हो तो परछाइयां भी खुश रहती हैं। और बच्चों, इस दिन ने आरव, मीरा और छोटू हाथी को एक बहुत प्यारी बात सिखाई कि परछाइयां सिर्फ काली नहीं होती, वे सच्ची साथी होती हैं। और अगर किसी को प्यार दो, चाहे इंसान हो या परछाई, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। चलो, अगली जादुई कहानी में फिर मिलेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक मिट्टी का साधारण सा घड़ा अचानक जादुई बन जाए और तुम्हें लेकर चला जाए पूरे 100 साल पीछे पुराने भारत के गांव में, जहां वो तुम्हें पुराने गांव की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाए, बिना बिजली, बिना मोबाइल, पर बहुत सारी हंसी और सादगी, तो क्या मजा आएगा। बच्चों, यह कहानी तो मजेदार है ही, लेकिन याद रखना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आरव आप सभी से एक पेचीदा पहेली पूछने वाला है। आरव मिट्टी में खेलता हुआ मीरा को आवाज लगाता है, मीरा, छोटू हाथी, यहाँ आओ, कुछ नया देखें। मीरा बोलती है, आज क्या नई शरारत करने वाले हो? आज तीनों दोस्त गांव के पुराने कुएं के पास खेलने जा रहे थे, जहां मिट्टी के कई पुराने घड़े एक लाइन में रखे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हीं घड़ों में से एक घड़ा उनका पूरा दिन रोमांच से भर देगा। कुएं के पास पहुंचते ही एक अजीब सी आवाज आई। तीनों चौंके। वहां एक बड़ा घड़ा अपने आप हिल रहा था। मीरा हैरानी से बोली, अरे, ये घड़ा अपने आप हिल रहा है। आरव उत्सुकता से बोला, कहीं ये जादुई तो नहीं? छोटू हाथी सूंघकर देखता है और धीरे से कहता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। घड़ा हल्का सा चमका और उसके ऊपर सुनहरी रेखाएं बन गई। तीनों पास आए। मीरा बोली, ये ये तो चमक रहा है। आरव ने घड़े को हल्का सा छुआ और उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया, धूल उड़ी, घड़ा चमका और अचानक सब कुछ घूमने लगा। बच्चों, पता है तीनों दोस्त कहाँ पहुंच गए थे? जब घड़ा घूमना बंद हुआ तो उन्होंने खुद को एक बिल्कुल अलग गांव में खड़ा पाया। कच्ची मिट्टी के घर, छप्पर की छत, बैलगाड़ी और लोग पुराने समय के कपड़ों में। मीरा हैरानी से बोली, ये हमारा गांव नहीं है। आरव आश्चर्य से बोला, ये तो बहुत पुराना गांव लग रहा है। छोटू हाथी डरकर मीरा के पीछे छुप गया, जैसे कह रहा हो, हम कहाँ आ गए।
तभी घड़े के ऊपर धीरे से लिखावट उभरी, आपका एक 100 साल पुरानी दुनिया में स्वागत है। तीनों के मुंह खुल गए। एक बुजुर्ग महिला रोटियां सेंक रही थी। दो बच्चे मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। किसान बैलगाड़ी में भूसा ले जा रहे थे। कहीं कोई मोबाइल नहीं, कहीं कोई बिजली का खंभा नहीं, बस सादगी और खुशियां। मीरा बोली, यहां तो सब कितना शांति से रह रहे हैं। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था जो बांस की पतली डंडी और कागज से बनी थी। उसकी पतंग हवा में डोल रही थी। आरव मुस्कुराया, वाह, ये तो मजेदार है। लेकिन बच्चों, यह यात्रा सिर्फ मजा ही नहीं, कुछ सीख भी देने वाली थी। तीनों गांव में घूमने लगे। हर चीज नई थी। पुराने चक्के से अनाज पीसा जा रहा था। लोग एक दूसरे को बहुत सम्मान से बुलाते थे। एक बूढ़े दादाजी छोटे बच्चों को छोटे लकड़ी के खिलौने बना बना कर देते थे। आरव बोला, आजकल तो ऐसे कोई नहीं बनाता। मीरा ने धीमे से कहा, कितना प्यारा समय होगा ना। छोटू हाथी बड़ा खुश होकर बच्चों की कतार में शामिल हो गया। वे आगे बढ़े तो देखा एक बड़ा सा चौपाल, जहां बुजुर्ग गांव की समस्याओं पर एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। किसी के पास गुस्सा नहीं, किसी के पास अहंकार नहीं, बस समाधान खोजने की भावना। आरव बोला, यहां तो सब कितने मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन समय यात्रा का घड़ा अब धीमी धीमी आवाज कर रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझे वापस ले चलो। घड़ा चमकने लगा, धरती कांपने लगी, चारों तरफ हवा तेज हुई। मीरा बोली, लगता है वापस जाने का समय आ गया। आरव बोला, चलो जल्दी, घड़ा बुला रहा है। तीनों दौड़कर उस घड़े के पास पहुंचे। छोटू हाथी ने धीरे से अपनी सूंड घड़े की सतह पर रखी और अचानक वह फिर से गोल घूमना शुरू हो गया। सब कुछ धुंधला हुआ, हवा तेज हुई, आवाजें गूंजने लगी और पलक झपकते ही वे वापस अपने असली गांव में थे। ऊपर वही सूरज, वही पेड़, वही धूप। मीरा ने राहत की सांस ली। हम वापस आ गए। आरव खुशी से बोला, क्या रोमांचक यात्रा थी। छोटू हाथी ने कहा, बहुत मजा आया। मीरा बोली, 100 साल पहले लोग चाहे कम चीजें रखते थे लेकिन बहुत खुश रहते थे। आरव बोला, सब एक दूसरे की मदद करते थे, साथ रहते थे। छोटू हाथी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, सही बात है। और बच्चों, इस दिन ने आरव, मीरा और छोटू हाथी को एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि हमारे पुराने गांवों की विरासत बहुत कीमती है। पुरानी चीजें केवल कहानी नहीं, हमारी पहचान है। चलो, अब अगली जादुई कहानी में फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, बेबी भारत टीवी से मैं हूँ आरव। कैसे हो आप सब? तो चलो बताओ कि बिना दांत वाले भालू को आप क्या कहोगे? What do you call a bear without teeth? बताओ बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो आंसर है अ गमी बेर। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।